गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और फर्स्ट पार्ट में आपने 1 के कमेंट नहीं की, लेकिन अपने वीडियो पे रिस्पांस अच्छा दिया। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। दूसरी तरफ इधर यूकी ने नहाने के लिए आया हुआ था और सोचता है कि अगर मैं हमेशा यहीं रहूं, यातो के पास ना जाऊं तो मेरा क्या होगा। क्या वो किसी और को अपना रिगेलिया बना लेगा। कुछ देर बाद रात में जब उसे नींद नहीं आती तो वो योरी के पास आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ, मुझे अकेले डर लग रहा है। हाँ, सो जाओ, मैं तुम्हारे लाइट्स ऑन कर देती हूँ। यूकिने को तो विश्वास ही नहीं होता कि वो सच में एक लड़की के साथ सो रहा है। और थोड़ी देर बाद जब योरी सो जाती है तो उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। क्या बात है यूकिने, तुम तो बड़े बिगड़ गए हो। यहाँ पर या तो यूकिने को अपने साथ चलने के लिए समझाने आया था, क्योंकि यहाँ रहने पर उसके ऊपर फैंटम्स का काफी ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ एक बड़े से फैंटम को दिखाया जाता है जिसे एक लेडी या फिर कह सकते हैं कि एक गॉडेस उसे मार देती है। उसके साथ एक शेर भी मौजूद था जो कि असल में एक रेगेलिया है। आगे चल के तुम्हें पता लगेगा कि ये लेडी आखिर है कौन। अगले दिन यूरी यूकिने को शॉपिंग पर लेकर आती है, जहां वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम ले सकते हो। अरे नहीं, छोड़ो, फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना, मुझे वैसे भी कोई नहीं देख सकता तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और इसी बात का फायदा उठाते हुए यूकिने एक स्केटबोर्ड को लेने लगता है, इसलिए यूरी उसे स्केटबोर्ड को वापस लेकर रख देती है और यूकिने भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। इतने में वहां पर यातो की एंट्री होती है और योरी के पास जाके वो उसे बताता है कि फिलहाल मैं यूकिने के सारे इमोशंस को फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि तुमने उसका दिल दुखा दिया। जिसके बाद वो योरी को एक पार्क में ले जाकर बताता है कि यूकिने पहले एक इंसान ही था, उसके अंदर इंसानों वाले ही सारे इमोशंस भरे हुए हैं। आखिर में है तो वो एक बच्चा ही, तो इसीलिए वो अपने गायब होने का गलत फायदा भी उठा सकता है, शायद चोरी भी करे। और अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका मास्टर होने के तौर पर मैं उसे एक पनिशमेंट दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उसकी जान लेनी पड़े। ये सब सुनकर योरी को कफुको की वो बात याद आती है जहां उसने उसे बताया था कि यातो ने काफी पहले एक रेगेलिया को जान से मारा था। ये सोचते ही वो जल्दी से यूकिने को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सड़कों पर घूम रहा होता है। धीरे धीरे जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, डर के मारे उसकी फट जाती है और जल्दी से घर की तरफ भागता है। वहीं रास्ते में यूकिने को रोती हुई एक बच्ची दिखती है जो कि शायद उसे देख पा रही थी। यूकिने इग्नोर करते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची आके उसे पकड़ लेती है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये भी एक स्पिरिट है। यूकिने उसे एक पार्क में लेकर आता है जहां वो बच्ची बैठकर अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि असल में बच्ची मर चुकी है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर इसे ये बात बताए कैसे। थोड़े सोचने के बाद जैसे ही अब यूकिने उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब कभी नहीं आने वाले, तो वो लड़की उदास होकर रोते हुए जाने लगती है। उसके उदास होने की वजह से काफी सारे फैंटम सामने आते हैं जो उसकी सोल को अपने वश में करने लगते हैं। पर सही टाइम पर यूरी भी वहां पर पहुंच जाती है और आते ही यूकिने को बॉर्डर लाइन के बारे में याद दिलाती है, जो सुनते ही बिना टाइम गवाए वो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देता है। लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। बस कुछ ही देर में उसकी सोल को फैंटम्स ने काफी हद तक अपने काबू में कर लिया था। ये सब देखकर यूकिने काफी डर जाता है और उसकी बनाई बॉर्डर लाइन भी मिट जाती है। देखते ही देखते उन फैंटम्स ने पूरी तरह से उस बच्ची को अपने वश में कर लिया। यूकिने के ऊपर एक अटैक होने वाला था, पर यूरी आके बचा लेती है और अगले ही पल वो छोटी बच्ची उनके वश में आकर एक बड़ी फैंटम में बदल जाती है। तभी या तो वहां आता है और दोनों को पकड़ के जल्दी से बचा लेता है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, इसे यहीं खत्म करना होगा। जिसके बाद वो यूकिने को वेपन में ट्रांसफॉर्म करके उस फैंटम बनी हुई बच्ची पर अटैक करता है, लेकिन या तो मार नहीं पाता, क्योंकि यूकिने ऐसा नहीं चाहता। वो अब भी कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना चाहता है। देखो, तुम मेरी बात को समझो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फैंटम्स ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया है। हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, उसे मार के ही आजाद कर सकते हैं। तो अब फाइनली यूकिने ना चाहते हुए भी यातो के साथ उस फैंटम को मार देता है। पर इस बात से यूकिने काफी उदास हो चुका था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे एक बच्चे को मारना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब यूरी नाश्ता लेकर आती है तो उसमें भी उसे फैंटम्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। कुछ देर बाद अब यूकिने उसी स्टोर के पास आकर उन स्केटबोर्ड्स को देखता है जो कि उसे लेने का मन था। क्या फायदा अच्छा बनके, जब आखिरी में मुझे बुरी काम ही करने हैं, तो अब मैं बुरा ही सही, माफ करना, पर ये स्केटबोर्ड अब मेरा हुआ। दूसरी तरफ यातो को दिखाया गया जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है क्योंकि यूकिने ने उस स्केटबोर्ड को चुरा लिया है। इधर योरी हर जगह यूकिने को ही ढूंढ रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त मिलते हैं और उन्हें लग रहा था कि यूरी जरूर पागल हो गई है। ये एक ऐसे इंसान को ढूंढने में लगी है जिसे कोई नहीं देख सकता। शाम में अब यूकिने को दिखाया जाता है जो कि अपने चुराए हुए स्केटबोर्ड पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी यातो ने आकर उसे रोक लिया। तो बताना चाहोगे जरा कि तुम्हें ये स्केटबोर्ड कहाँ से मिला? वो मुझे ये योरी ने दिया। और उसी वक्त योरी भी वहां आ जाती है। यातो पूछता है कि क्या तुमने इसे स्केटबोर्ड दिया? वो यहाँ देखते ही समझ गई थी कि यूकिने ने चुराया है, पर वो नहीं चाहते कि या तो उसे डिवाइन पनिशमेंट दे, इसलिए वो झूठ कह देती हैं कि हाँ, मैंने ही इसे ये दिया था। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी शेर के ऊपर सवार वही लेडी वहां पर आती है। तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई यातो, और ये कहते हुए अटैक कर देती है। मेरी बात सुनो योरी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ और शांत रह के ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम मुझे देख ही नहीं सकती। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वो मुझसे बदला लेने आई है। अब तक मैं जितने भी गॉड से मिला, ये उन सबसे स्ट्रांग है, ये
है बिशामोन गॉड ऑफ पनिशमेंट। क्या, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? तो यातो कहता है कि अभी हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। और यूकिने को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म करके भागने लगता है। जैसा यातो ने कहा था, यूरी वैसे ही एक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। ये हो क्या रहा है? आखिर गॉड ऑफ पनिशमेंट यातो के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे जल्दी से कोई हेल्प बुलानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मिशामोने अपने रिगेलिया के साथ ही यातो को ट्रैक करने लगती है, पर किसी तरह बचते बचाते वो एक गली में आकर छुप गया, जहां पर यूकी ने उससे पूछता है, सही में तुम मेरा यूज करके गॉड से फाइट करने वाले हो? तुम चुप रहो, वैसे भी कुछ नहीं जानते। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एक नहीं बल्कि कई सारे रिगेलियाज हैं, और इस वक्त वो हम दोनों के ही पीछे पड़ी है, तो तुम्हें कैसे भी करके लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद यातो और यूकिने फाइट के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन मिशामोने के अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि यातो संभाल भी नहीं पाता, और अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि इससे कैसे लड़ा जाए, मिशामोने उसे जकड़ के अपनी रेगेलिया कोजुमा का इस्तेमाल करते हुए गन फायर कर देती है। पर किसी तरह यातो ने जल्दी से सर्ड निकाल के उस बुलेट को बीच से आधा कर दिया। मिशामोने का रेगेलिया कोजुमा भी हैरान था कि भला इसने ये कैसे किया। जिसके बाद वो गुस्से में यातो के साथ फिजिकली लड़ने के लिए आती है। तुम बच नहीं सकते, इस बार मैं तुम्हें अपने किसी भी रेगेलिया को मारने नहीं दूंगी। क्या, ये क्या कह रही है? या तो तुमने एक रेगेलिया को मारा, लेकिन क्यों? तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? दूसरी तरफ इधर योरी को दिखाया जाता है, जो कि भागकर कफुक और दाइकोको के पास मदद मांगने के लिए आती है। प्लीज उसकी मदद करो, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट मिशामोने आपके पीछे पड़ी है, वो आज उसे मार के ही रहेगी। देखो मैं समझती हूँ, पर ये उन दोनों का आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आतो ने काफी पहले मिशामोने के एक रेगेलिया को जान से मार डाला था। पर ये सुनने के बाद भी योरी उनसे लगातार यातो की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और तुम्हें इस विश को पूरा करने के बदले पैसे देने पड़ेंगे। तो हियोरी इसके लिए भी मान जाती है। ठीक है, डील पक्की हुई। जिसके बाद हियोरी यातो को ढूंढने के लिए अपनी बॉडी से बाहर आती है। क्या बात है, ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। और क्योंकि हियोरी एक स्पिरिट होने के साथ साथ आधी फैंटम भी है, तो वो बहुत जल्दी ही यातो के लोकेशन का पता लगा लेती है। दूसरी तरफ इधर अपने गॉड भाई साहब मिशामोने से किसी तरह बचते बचाते एक जंगल में आके छुपे होते हैं। यूकी ने पूछता है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने उसके रेगीला को मारा? बस इतना समझ लो कि मुझे उसे मारना पड़ा, इसीलिए मारा। अच्छा, तो अगर मैंने कोई गलती की है, तुम्हारे काम के लायक नहीं रहा, तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? बकवास बंद करो अपनी, ये फालतू की बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। और ऐसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। लेकिन इतने में ही मिशामोने भी वहां जाती है। या तो ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुका था, पर आज जिंदा बचने के लिए उसे लड़ना ही होगा। अब इससे पहले कि मिशामोने अटैक करती, कोफुको और दाइकोको पहुंच जाते हैं, और बिना टाइम गवाए कोफुको जल्दी से दाइकोको का यूज करते हुए एक बड़ा पोर्टल क्रिएट करती है, जिसके अंदर से एक साथ कई सारे फैंटम्स बाहर आते हैं। मिशामोने का रेगेलिया कुजुमा से पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने लायन से यातो पर अटैक करवाती है। वो ऑलरेडी इतना इंजर्ड हो चुका था कि कुछ भी नहीं कर पाता। पर उसी वक्त नोरा अपीयर होती है। तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे की? वो उस लैंड के ऊपर अटैक करके थोड़ी देर के लिए उसे रोक लेती है। और क्योंकि अभी मिशामोने हर तरफ से घिर चुकी है, तो कुजुमा उसे कहता है कि हमें वापस चलना होगा, इनके सामने अभी हम टिक नहीं सकते हैं। उसके रेगुलर लाइन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ता है। और जाते जाते कुजुमा यात्रो की तरफ झुक के उसे थैंक्स कहता है। उसने ऐसा क्यों किया ये तुम्हें आगे पता चलेगा। पर इतने बड़े हंगामे की वजह से हियोरी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि मिशामोने यातो के ऊपर दोबारा अटैक करे। साथ ही यूके ने भी अभी काफी उदास था, तो वो खाना नहीं खाता। दूसरी तरफ यातो को दिखाया जाता है जहां पर उसके कंधे पर गहरी चोट आ चुकी थी, यानी कि वो अपवित्र हो चुका है और कोई आसपास उसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं। तभी नोरा वहां आती है। मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जब भी आप चाहो मैं आपकी रेगेले बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इधर यहाँ मिशामोने को दिखाया गया, जो कि अब भी यातो के बारे में ही सोच रही थी, पर कुजुमा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा यातो के बारे में ना सोचे, क्योंकि अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने है। कोफुको के क्रिएट हुए पोर्टल से काफी सारे फैंटम्स बाहर आ चुके हैं, और क्योंकि ये सब एक तरह से उसकी वजह से हुआ था, तो इसलिए उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी मिशामोने अपने ऊपर ले लेती है। और इस काम के लिए उसके पास एक बड़ी रेगेलिया आर्मी तैयार है। यही वजह है कि मिशामोने मोस्ट पावरफुल गॉडेस है। अगले दिन सुबह हियोरी यूकिने को ब्रेकफास्ट देने जाती है, पर जब वो आवाज लगाने पर फ्यू कोई रिप्लाई नहीं देता, तो वो अंदर चली जाती है, जहां अपने गॉड या तो लेट कर आराम फरमा रहे हैं। तुम जिसे ढूंढने आई हो वो यहाँ नहीं है। सुबह सुबह ही वो तेंजिन के पास चला गया। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोको भला? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो ढूंढने जा सकती हो। ये सुनते ही हियोरी जल्दी से भागते हुए तेंजिन के पास आती है, जहां वो उसे बताते हैं कि हाँ, यूकिने आया था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं उसे अपने साथ रख लूं, लेकिन मुझे उसे मना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से यूकिने नोरा बन जाता। ये नाम सुनते ही हियोरी हैरान होते हुए इस बारे में पूछती कि आखिर
नोरा है क्या, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि नोरा उस स्पिरिट का नाम है। देखो, अगर कोई रेगेलिया जिसका पहले से ही कोई और मास्टर है पर इसके बाद उसने किसी और गॉड के साथ काम किया, तब उसे नोरा कहा जाता है। यानी कि जो रेगेलिया अपने मास्टर को धोखा देते हैं वो नोरा बन जाते हैं। ये सुनकर हियोरी को उस लड़की नोरा के बारे में याद आता है जिसके ऊपर तो कई सारे सील्स थे, यानी कि उसने काफी बार अपना मास्टर बदला है। इधर यहाँ यातो को दिखाया जाता है जो अभी तक अपना घाव जिसे गॉड्स अपवित्रता मानते हैं उसे अब तक साफ नहीं कर पाया, और उसे कल रात वाली नोरा की बात याद आने लगती है जब वो यातो को उसा रही थी कि वो उसे अपने रेगेलिया बना ले। दूसरी तरफ हियोरी यूकेने को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुकी थी और उसे ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, पर तभी सामने नजर आती है मीशा मोने। ये यहाँ क्या कर रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है पीछे से कुजुमा आ जाता है। तो मैं सही था, तुम उन्हें देख सकती हो। हियोरी उसे देख के काफी डर गई थी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुजुमा एक स्पेल का यूज करके उसे वहीं फ्रीज कर देता है। इतने में ही वहाँ मीशा मोने भी आ जाती है जो हियोरी को देख नहीं पाती, लेकिन क्योंकि हियोरी उसे देख सकती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जब वो गॉड को पुकारने लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ यातो का ही चेहरा आ रहा होता है, क्योंकि भाई वो भी तो एक गॉड ही है। और यहाँ पर कुजुमा के स्पेल की वजह से ये है कि मीशा मोने अब हियोरी को देख नहीं सकती। जिसके बाद जब वो वहां से चली जाती है तो कुजुमा हियोरी से कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम इन सब मामलों से दूर रहो, नहीं तो मीशा मोने तुम्हें भी मार डालेगी। हाँ, लेकिन तुमने अभी मेरी मदद क्यों की, तुम तो यातो को मारना चाहते हो ना। देखो, भले ही फिलहाल यातो हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि गॉड यातो ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे उसे कभी थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला। यही वजह थी कि कुजुमा ने पिछली फाइट के दौरान यातो का थैंक्स कहा था। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर अभी यातो के पूरे शरीर में ही अपवित्रता फैलती जा रही है। ये किसी चोट की वजह से नहीं, बल्कि उसके रेगेले यूकेने की वजह से हो रहा है। जल्द ही हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो यातो की जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर यूरी को याद आता है कि यातो पहले भी कई लोगों को मारा करता था और उसने एक रेगेलिया को भी मारा है, तो कहीं वो गुस्से में यूकिने के साथ ऐसा ना कर दे। इसके बाद अब शाम में एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिने तेंजिन के ऊपर गुस्सा कर रहा था। खुरा था क्योंकि उसने उसे रखने से मना जो कर दिया अचानक ही, तब वहाँ यातो प्रकट होता है। क्या बात है, लगता है यहाँ खड़े तुम लॉर्ड टाजन के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। देखो बस एक बारी पूछूंगा, एक नया काम आया है, चलना है तो चलो। जिसके बाद यूकिने और यातो के स्टोर पर आते हैं जहाँ पर यातो को एक कैशियर का काम मिला है और यूकिने को कस्टमर बनने की एक्टिंग करनी है ताकि उसे देखकर और लोग यहाँ पर आए। पता नहीं बेचारे को और क्या क्या करना पड़ेगा। तभी स्टोर में कोफुको और दाइको आते हैं। यातो ये देखते ही डर जाता है कि भाई बी की देवी यहाँ भी आ गई और जल्दी से उसे मार के बाहर फेंक देता है, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कोफुको को गॉड ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। तो यातो को डर है कि कहीं इसकी वजह से पूरा स्टोर ही बर्बाद ना हो जाए। वैसे इन दोनों के साथ हियोरी भी आई होती है और वही इन्हें यहाँ पर लेकर आई है। तो यातो पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। देखो अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक असली काम है और फिलहाल तुम्हारी हालत देख के साफ पता लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। तभी यातो को यूकिने की गलत इरादों की फीलिंग आती है, जो कि इस समय कैश काउंटर के पास खड़ा था। जल्दी से जाके वो सारे पैसे चेक करता है कि कहीं यूकिने ने कुछ चुराया तो नहीं। तुम्हें मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं, वेला मैं चोरी क्यों करूंगा। और गलत इल्जाम लगने की वजह से गुस्से में भाग जाता है, पर जल्द ही उसका भांडा फूट गया क्योंकि पैसों वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है, यानी कि सच में उसने चोरी किया। और अब जबकि सबने उसे देख लिया तो उन्हें वहां से भागना ही सही समझता है, जो देख के यातो कोफुको की तरफ से दिया गया काम एक्सेप्ट करते हुए हियोरी को लेकर यूकिने के पीछे चला जाता है। स्टोर को कोफुको और दाइकुको के हवाले छोड़कर अब वो दोनों कैसे संभालेंगे वो तो तुम लोग भी जानते हो। ये दूसरी तरफ यातो एक फैंटम को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी पीछे से हियोरी आती है। बात को समझते क्यों नहीं तुम, यूकिने तुम्हारा रेगेलिया है, वो भी पहले एक इंसान ही था। रेगेलिया होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इमोशंस नहीं है, तुम्हें उससे एक इंसान की तरह बात करनी चाहिए। लेकिन भोले भाले यातो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हियोरी कह क्या रही है। इधर यहाँ यूकिने अकेला बैठा हुआ था कि तभी नोरा उसके पास आती है। तो आखिर में तुम भी मेरे जैसे ही हो, एक ऐसे पेड़ का फल जिसे कोई खाना नहीं चाहता और हमेशा हमेशा के लिए वो अकेला पड़ जाता है। इतने में यातो भी वहां पहुंच गया और पूछता है कि नोरा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मास्टर, आप जब चाहे मेरा यूज कर सकते हैं, आपको इस फालतू से रेगेलिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुना यूकिने तुमने, नोरा से जो कुछ भी सुना उस पर ध्यान मत दो, आप चुपचाप आओ और मेरी मदद करो। जिसके बाद यातो यूकिने को अपने स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके ऊपर उड़ रहे फैंटम की तरफ पॉइंट करते हुए अटैक करता है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, यातो उसे मार नहीं पाता क्योंकि यूकिने ही उसके साथ नहीं देना चाहता। आखिर तुम कर क्या रहे हो, ऐसे हम मारे जाएंगे। और इतने में ही वो फैंटम उड़ते हुए आके यातो को खाने की कोशिश करता है, जिस वजह से यातो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। चलो ठीक है यूकिने, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और वो एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर काफी सारा होली वाटर था, जो यातो ने शराय से भरा था, और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर वो पानी डालता है। और फिर इसके अगले ही पल यातो ने उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। साइड में जहां नोरा खड़ी है सब देख रही थी, वहीं पर एक अनजान इंसान आके उसे कहता है, तो आखिर में उसने तुम्हें फिर से एक बार ठुकरा दिया स्कारलेट, इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी। इसकी इस बात से ये पता चलता है कि नोरा का रियल नेम स्कारलेट है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हियोरी को यूकिने का रूम खाली देख के कजुमा की बात याद आती है।
तुम्हें कुछ करना ही होगा। अगर युकिने गॉड यातो के साथ नहीं रहा तो उसकी वजह से वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ह्योरी अभी भी कजुमा की बातों को ही सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब यातो का क्या होगा। और देखो, नाम लिया शैतान हाजिर। वो अजीब सा पोज देते हुए सीधा लेडीज वॉशरूम में ही घुस गया। तो अच्छी खासी धुलाई भी होती है बेचारे की, और साथ ही युकिने भी ह्योरी के पीछे पीछे वहां आ गया था, तो उसे भी खर्चा पानी मिल जाता है। मेरी क्या गलती यार, मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने आया था। अच्छा, तो कहाँ है वो? या तो लात मार के एक वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, जहां अंदर उसका क्लाइंट मनाबू बैठा हुआ था। और क्योंकि भाई वो भी एक गर्ल्स वॉशरूम में आके बैठा है, तो ह्योरी उसे भी अच्छे से धो देती है। उनके पूछने पर मनाबू ने बताता है कि दरअसल मेरे क्लास में काफी सारे बच्चे मुझे हर वक्त बुली करते रहते हैं। वो लोग अभी भी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आके छुप गया था। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा, वो सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मनाबू की सब बातें सुनकर युकिने को गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़का इतना कमजोर क्यों है, खुद के लिए लड़ भी नहीं सकता। तुम उसे कमजोर समझना बंद करो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, तुम मुझे भला इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। और यातो से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मनाबू, ये लो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें भी युकिने की तरह गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाओ और या तो उसके कान में धीरे से कोई बात कहता है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि यातो ने आखिर मनाबू को क्या दिया। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुमने उसे वो क्यों दे दिया? क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे भी ये सब अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। दूसरी तरफ युकिने को दिखाया जाता है, जो कि क्लासरूम के अंदर आया हुआ था और वहां पर ही एक यूनिफॉर्म को पहन के सोचता है, काश अगर मैं आज जिंदा होता तो सब बच्चों की तरह स्कूल आ रहा होता और क्लासरूम के अंदर ही बैठ बैठ के अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए एक स्टूडेंट का होमवर्क करने लगता है। इतने में बाहर से बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जो देख के युकिने जल्दी से जाके टेबल के नीचे छुप जाता है। अरे, मैं छुप क्यों रहा हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। जिसके बाद वो उठकर सारे बच्चों को देखता है कि वो लोग आपस में किस तरह मस्ती और बातें कर रहे हैं। उसे भी एक ऐसी जिंदगी जीनी थी। इधर यहाँ मनाबू को दिखा जाता है, जिसकी यूनिफॉर्म को किसी ने डस्टबिन में डाल दिया था और वो उदास खड़ा बस यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ दिया। इधर मनाबू की नेगेटिव ऑरा की वजह से एक फैंटम उसके पास आके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें वो लोग पसंद नहीं तो उन्हें मार दो, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। दूसरी तरफ मिशा मने को दिखाया जाता है, जो कि कोफुको के पास आई होती है, उसके बनाए पोर्टल्स को बंद करके और उससे आगे खुलने वाले पोर्टल्स की इन्फॉर्मेशन लेती है, क्योंकि कोफुको ने उस दिन लड़ाई के वक्त एक नहीं बहुत सारे पोर्टल्स खोल दिए थे। हो सकता है कि तुम ये सारे पोर्टल्स जानबूझ के खोल रही हो ताकि मैं इन्हें बंद करने में बिजी रहूं और या तो बचा रहे। देखो, साफ सीधी बात है, तुम्हारा रेगेलिया के साथ जो भी हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना कि अगर यातो को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगी। जो सुन के बिशामुने ज्यादा बहस ना करते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है। डायको को ये देख के कोफुको की बड़ी तारीफ करता है, क्योंकि भाई पहली बार किसी ने गॉड ऑफ पनिशमेंट को धमकी दी है। इधर यहाँ ह्योरी छुट्टी होने के बाद पूरे स्कूल में यातो को ही ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद आखिर में जब उसे यातो मिलता है तो वो उससे पूछती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो युकिने कहाँ है। देखो, बात ये है कि युकिने अभी उस एज में है जहाँ पर वो और बच्चों की तरह जिंदगी जीना चाहता है, पर उसे ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसे बाकी के बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर यहाँ युकिने प्लेग्राउंड में आके कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। आखिर ये सब क्यों? क्या मेरा जीने का कोई हक नहीं था? दूसरी तरफ मनाबू उस लड़के के पास पहुंचता है जो उसे सबसे ज्यादा बुली किया करता था और उसे एक ब्लेड दे देता है। ये वही चीज है जो यातो ने उसे दी थी और कहा था कि अगर तुम्हें सही में उन लोगों से छुटकारा पाना है तो इसका यूज करो और एक उसे भी दे देना ताकि लड़ाई बराबरी की हो। मनाबू गुस्से में फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इस वक्त तो फैंटम भी उसके साथ ही मौजूद होता है, जो कि उसे लगातार मैनिपुलेट कर रहा था, जिस वजह से मनाबू उस लड़के को मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। लेकिन यातो ने उसे एक और बात कही थी कि अगर तुमने उसे मार दिया तो अपने अंदर की इंसानियत खो बैठोगे। उसकी ये बात याद करते ही मनाबू खुद को कंट्रोल करते हुए ब्लेड छोड़ देता है। और तो और अपने गॉड भाई साहब ऊपर से ये सब होते हुए देख भी रहे थे। बैकअप के लिए उसके पास होली वाटर भी था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो अब शायद समझ गए होगे तुम, अपने लिए हमेशा लड़ना सीखो और दोस्ती उनसे ही करो जो तुम्हारे काम आए। और मनाबू वहां से चला जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यातो काफी बीमार है, उसकी हालत काफी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ युकिने स्कूल के अंदर ही बैठ के रो रहा होता है, क्योंकि उसे आम बच्चों की तरह ही जिंदगी जीना है। मुझे भी जिंदा रहना है, मैं अगर गले नहीं बन सकता। और गुस्से में एक बैट को लेकर क्लासरूम के सारी खिड़कियों को तोड़ने लग जाता है। उसके ये सब करने की वजह से या तो जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर पर अपवित्रता फैलने लगती है। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे संभालूं? तभी री को यातो की बात याद आती है, जहां पर उसने बोला था कि अगर मुझे कुछ भी हो तो सबसे पहले उन दोनों के पास जाना। तो यूरी फिर अपनी बॉडी से बाहर आके यातो को उठाने लगती है, लेकिन इस चक्कर में उसके ऊपर भी अपवित्रता फैलने लगती है। ये शायद एक तरह से वायरस की ही तरह है जो छूने से फैलता है। उसे लेकर जब वो जा ही रही थी तो युकिने भी आ जाता है। ये यातो, क्या हुआ, कहाँ ले जा रही हो इसे? शायद तुम नहीं जानते, पर जब भी तुम कुछ गलत कर रहे थे तो उसका दर्द यातो को सहना पड़ रहा था। इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। जिसके बाद कुछ देर बाद री और युकिने यातो को लेकर कोफको के घर के पास आते हैं। प्लीज मदद करो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उन्हें देखते ही दाएगो को एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देता है ताकि लोग अंदर ना आ पाए।
तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तो नहीं बच पाएगा, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं? अब यार ऐसा तो है नहीं कि कॉफ को कोई ने मरने के लिए बाहर ही छोड़ देगी। तो उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर दाएगो को सिर्फ री को ही अंदर आने देता है, जिसके बाद कॉफी के उसे शावर के पास ले जाती है ताकि उसकी अपवित्रता को साफ किया जा सके। तो मेरा छोड़ो, यातो की हालत अभी ज्यादा खराब है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हमने यूकिने को डिवाइन पनिशमेंट नहीं दी तो यातो मारा जाएगा। असल में री इस वक्त यातो को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे एबुलेशन कहते हैं, और उसके लिए 3 रिगेलियास की जरूरत पड़ेगी। एक तो दाएगो को खुद है, पर बाकी 2 के लिए उसे आसपास के श्राइन्स यानी मंदिरों में जाना होगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यूकिने अगर तुम यहाँ से हिले तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यातो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जा रही थी, तो दाएगो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से रेगेलियास को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और सबसे पहले पहुंचता है वो लॉर्ड टेंजिन के पास। दाएगो को सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए हेल्प मांगता है। टेंजिन के कुछ रिगेलियास आपस में बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है, अगर इस एबुलेशन प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन 3 रिगेलियास में से कोई भी एक फैंटम्स का शिकार बन सकता है। इसलिए टेंजिन के सारे रिगेलियास जाने से मना कर देते हैं, सिवाय तमन्ने को छोड़कर। वो हेल्प करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी अभी 2 ही हुए हैं, उन्हें एक और चाहिए। तो दाएगो को आसपास के सारे श्राइन्स में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, पर इस काम के लिए कोई भी रिगेलिया तैयार नहीं होता। कॉफी को भी ये सुन के काफी परेशान हो जाती है कि भला अब हम लोग करें तो करें क्या। वहीं पर खड़ी ह्योरी भी कॉफिको और दाएगो की वो सारी बातें सुन लेती है, और क्योंकि अभी उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो जल्दी से वो रिगेलिया को ढूंढने निकल पड़ती है। अब क्या करें, क्या मुझे नोरा की हेल्प लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर नोरा को ये बात पता लगी तो गुस्से में वो यूकिने को ही मार डालेगी। और अब यार शायद तुम लोग भी समझ ही गए होगे कि ह्योरी किसके पास जाने वाली है, कोई और नहीं बल्कि बीशा मोने के रेगेलिया कुज़मा। तो इसलिए अब ह्योरी बीशा मोने के श्राइन के पास जाकर कुज़मा को पुकारने लगती है, लेकिन वो अंदर इस वक्त काफ़ी सारे रेगेलियास के साथ एक मीटिंग में बैठा होता है। एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि बाहर कोई लड़की खड़ी काफ़ी देर से तुम्हें ही आवाज़ लगा रही है। कुज़मा को समझ आ गया कि ज़रूर ह्योरी ही होगी, और चिपके से बाहर जाके सबसे पहले उसका मुंह बंद करता है। दूसरी तरफ यहाँ दाएगो को हर जगह कोशिश करके आ चुका था, पर उसे कोई भी रेगेलिया नहीं मिला। तो मनाने आतो के पास बैठी उसे कहती है, चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और सह लो। और अब क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो यूकिने वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके सामने कुज़मा आ गया। दाएगो को लगता है कि जरूर ये आतो को मारने ही यहाँ पर आया है। देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ आतो की हेल्प करने के लिए आया हूँ। ह्योरी ही मुझे यहाँ लेकर आई है। इसकी हालत तो काफी क्रिटिकल है। या तो मेरी बात मानो, तुम्हें यूकिने को अभी मारना होगा, लेकिन या तो ये करने से मना कर देता है। तो अब इन सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि यूकिने ने जो बुरी चीजें की हैं वो खुद ये सब कन्फेस कर ले। देखो, तुम लोग मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा है तो जरा एक बार अपनी शर्ट तो उतारो। अब दाएगो की बातों को टाल नहीं सकता, तो अपनी शर्ट उतार देता है, और उसके पीठ पर काफी सारे फैंटम्स के आईज बने होते हैं। असल में यूकिने ने जो सारे बुरे काम किए उसकी वजह से वो धीरे धीरे खुद ही एक फैंटम बनता जा रहा है, जो देख के तीनों ही ये फैसला करते हैं कि अब हमें ये जल्दी करना होगा, इससे पहले कि आतो को और ज्यादा तकलीफ पहुंचे। इसके बाद दाएगो को कुज़मा और तुमने तीनों ही मिलकर यूकिने के आसपास आकर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और एबुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और बस कुछ ही सेकंड्स में यूकिने को इतना दर्द पहुंचने लगता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने लिए कुछ पैसे चाहना क्या ये गलत है? या तो मुझे कुछ दोस्त चाहिए थे, क्या वो गलत है? धीरे धीरे ना चाहते हुए भी यूकिने फैंटम्स के वश में आकर रूप बदलने लगता है, इसलिए वो लोग बॉर्डर लाइन को और भी छोटी कर देते हैं। पर इसके बावजूद यूकिने को संभाल पाना अब भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ ही रिगेलिया बनने के टाइम पर जो इसकी बॉडी पर एक नाम छप गया था वो भी मिटने लगता है, और अगर ये नाम मिटा तो समझो सब खत्म। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें ढंग से नख नहीं पाया, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी, लेकिन शायद मैं अपना फर्ज ही नहीं निभा पाया, तुम इसे नहीं जा सकते। और अब इससे पहले कि यूकिने फैंटम्स के वश में आकर वो लाइन क्रॉस करता, री भाग के आती है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हमें छोड़कर जा रहे हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र यूकिने को ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते, लेकिन उसने तुम्हारी हर एक गलती को माफ करके खुद ही दर्द सहा। अगर आज तुम चले गए तो मुझे और यूकिने को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। ये सुनते ही यूकिने थोड़ा रुक जाता है। देखो, ये सच है कि तुम अब इंसानों से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इंसानों वाला ही नाम दिया, क्योंकि तुम एक इंसान ही हो और तुम्हें वैसे ही जीना होगा। यातो और हीरी से ये बातें सुनकर उसे रियलाइज होता है कि सच में मेरे पास अब भी कुछ दोस्त हैं, और वो अपनी गलतियों को समझते हुए कन्फेस करता है, हाँ मैंने ही चोरी किया, मेरे स्कूल की काफी सारी खिड़कियां भी तोड़ी, और साथ ही एक दुकान से स्केटबोर्ड भी चुराया। यूकी ने सारी गलतियां मान के रोते हुए कि अगर आज मेरे साथ ह्यूरी ना होती तो मैं स्कूल में ही मर चुका होता, और अगर उसने नोरा को बुला लिया होता तो यूकी ने मर जाता। एक बार फिर से उसने मेरी जान बचा ली। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इमोशनल सीन क्रिएट होने की वजह से सब रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि दाइगो को भी। दूसरी तरफ नोरा को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त उसी आदमी के साथ होती है जिसने उसे स्कारलेट कह के पुकारा था। तो क्या तुम्हें सच में यकीन है कि या तो गॉड ऑफ वॉर रह चुका है?
इधर यहाँ यूकिने दाइगोको के रेस्टोरेंट में साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर रहा होता है। वहीं पर यूरी भी उससे मिलने आती है। और असल में मेन बात यह है कि सब ठीक हो जाने के बाद यूकिने दाइगोको के पास पार्ट टाइम जॉब करने लगा है, ताकि उसने अब तक जो सब गलतियां की हैं उसे ठीक कर सके। और पीछे खड़ा यातो ये सब सुन के काफी इमोशनल हो जाता है कि भाई यूकिने कितना अच्छा बन गया है। ये सुन के बेचारे को एक झटका लगता है, क्योंकि एक तरह से यूकिने ने उसे निकम्मा कह दिया। दाइगोको यूरी को बताता है कि यूकिने तुम्हारे स्कूल की बुक्स पढ़ना चाहता है, ताकि वो भी वो सब कर सके जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, वैसे भी तुम पुरानी बुक्स तो फेंकने ही वाली थी ना, तो उससे अच्छा मुझे ही दे दो। जो सुन के यूरी भी रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरी सारी बुक्स ले लो, और साथ साथ या तो इमोशनल होकर रोने लगता है। दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा है कि यूकिने इतना अच्छा बन गया। लेकिन तभी कोफुको वहाँ आती है। वैसे तुम दोनों को याद तो है ना, मेरे पैसे भी देने हैं तुम्हें। मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मुझे उसके बदले इतने पैसे चाहिए। यूरी सोचती है कि ये तो एक गॉड है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 एन ही लेगी, और क्या 5 एन नहीं बल्कि 5 मिलियन एन। और तुम्हारी 2 बार हेल्प की मैंने, तो ये होते हैं टोटल 10 मिलियन। जो सुन के यूरी सदमे में चली जाती है। लेकिन यूरी ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एक तो तुमने अब तक मेरी प्रॉब्लम ठीक भी नहीं की, और तो और ऊपर से मुझे ही सारे पैसे देने को कह रहे हो। इनकी लड़ाई की आवाज़ें गार्डन में बैठे दाइगोकू तक भी आ रही थी। कुछ देर बाद या तो दोनों को साथ लेकर टेंजन के पास पहुंचता है, उसको थैंक्स कहने कि उसने तुमने को भेजा मदद के लिए। तो वो उसे पूछती कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, अपनी हालत इतनी खराब क्यों होने दी? अगर तुम पहले यूकिने को अलग कर देते तो इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यूकिने कुछ अलग है, उसमें सभी से कुछ अलग बात है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। साथ ही मैं चाहता था कि उसे खुद अपनी गलती रियलाइज हो। तभी टेंजिन और यातो की आपस में किसी बात पर बहस छिड़ जाती है। इधर तोमोने यूरी और यूकिने को अपने साथ लेकर साइड में आती है और उन्हें बताती है कि शायद तुम लोग अभी नहीं जानते, पर काफ़ी टाइम पहले टेंजिन ने भी एक रेगैलिया को निकाल दिया था, क्योंकि वो पूरी तरह अपवित्र हो चुकी थी। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था यूकिने, और वो एक कंटेंजियस स्टेट था। तुम गायब भी हो सकते थे, लेकिन तुम बच गए। हाँ, मुझे पता है कि गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें समझ सकती हूँ, एक रेगैलिया होना आसान नहीं। छोटी सी गलती से भी हम अपवित्र हो सकते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ से फैंटम से घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर टेंजन को बता रहा होता है कि पता नहीं क्यों एक्सीडेंट के बाद से ही यूरी की स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इसलिए मैं उसे टाल रहा था। लेकिन अब ये लगाकर 3 बार उसने मेरी जान बचा ली, तो सोच रहा हूँ कि उसकी मदद कर ही दूँ। या तो तुम और कितने गिरोगे? फिर टेंजन उसे कहता है, अगर तुम्हें सही में उसे ठीक करना है तो अपने और उसके बीच के रिलेशन को खत्म कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन होने की वजह से वो बार बार हमारे वर्ल्ड की तरफ खिंच रही हो। शायद इससे कुछ असर पड़े। अगले सीन में यूरी अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो इसलिए वो लोग श्राइन विजिट का प्लान कर रहे थे। उनसे बात करते हुए यूरी को एक गॉड राबुसामा के बारे में पता चलता है, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है। अगर कोई इंसान उस गॉड को किसी ऐसे का नाम बताए जिसे वो गायब करना चाहता है, तो राबुसामा उसे सच में गायब कर देता है। और वैसे ये है कौन, ये तुम्हें जल्दी पता लगेगा। जिसके बाद कोफुको का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर री यूकिनो को पढ़ा रही होती है। दोनों ही काफी मेहनत करने में लगे थे, तो दागो इनके लिए स्नैक्स लेकर आता है। लेकिन अंदर तो या तो बैठा स्नैक्स का इंतजार कर रहा था, तो दागो भी उस पर अपना प्यार बरसा देता है। रात में जब री घर पर आती है तो उसे अपने एक फ्रेंड यामा का मैसेज आता है श्राइन विजिट के लिए। और दूसरी तरफ अपने गॉड भाई साहब को मिला होता है एक डॉग हाउस क्लीन करने का काम। लेकिन उल्टा यातो को उस डॉग के घर से जलन होने लगती है, क्योंकि वो घर इतना बड़ा जो है वो अंदर बैठा ही था कि उसे री का कॉल आता है, जो कि आज रात यातो और यूकिने को श्राइन विजिट पर बुला रही थी। हाँ, मैं आ जाता, पर क्या करूं, आजकल काम में बहुत बिजी हूँ। चिंता मत करो, वहाँ खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो सुन के दोनों ही जाने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद जब री रेडी होकर श्राइन विजिट के लिए जाने लगी, तो पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर सिनोरा उसे देख रही होती है। ये वही गॉड है जिसके बारे में होरी के दोस्त बात कर रहे थे कुछ देर पहले, गॉड राबुसामा। तो ये वही लड़की है जो थौ के साथ रहा करती है। चलो इसे मार डालते हैं। नहीं रुको, अभी नहीं, ये हमारे काफी काम आ सकती है। अगले सीन में येरी अपने दोस्तों से मिलती है, जो कि बड़े मुंह से बन के आए हुए थे, और उसको इतना सजा हुआ देखकर हैरान होते हैं। आज मैं तुम लोगों को अपने एक और फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। अच्छा, वो एक लड़का है, मतलब इसीलिए तुम इतना सच के आई हो। जरूर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो। जिसके बाद तीनों थोड़ा घूमते फिरते हुए श्राइन विजिट करते हैं, पर अब तक उसे आतो नहीं मिला था। तो यूरी उसे ढूंढने लगती है, और कुछ समय बाद काफी लोगों की भीड़ में आतो उसे दिख भी जाता है। तो वो उसको बुलाने के चक्कर में उसके पीछे चली जाती है, और हमेशा की तरह ही अपनी बॉडी फिर से वहीं पर छोड़ गई। दूसरी तरफ या तो इधर यूकिने के साथ भागते हुए कहीं जा रहा होता है। यहीं पर पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।